5 किस्म है आइसोमरेज। These enzymes catalyze the formation of isomers of the substrate. Catalyze isomerization changes within a single molecule. मिसाल ये एल एलेनिन है और उसको ट्रांसफ़र किया डी एलेनिन में, तो ये आइसोमराइजेशन है। ये एक दूसरे के आपको पता है कि स्टीरियो आइसोमर्स ही होते हैं, डी कॉन्फ़िगरेशन और एल कॉन्फ़िगरेशन वाला। तो एलेनिन रेसिमरेज, तो रेसिमराइजेशन ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म का एक किस्म ही है, रेसिमर्स बोलते हैं जिन्हें हम। एडीपी ग्लूकोस ये बन जाएगा एडीपेस ग्लूकोस इपीमरेज गैलेक्टोज। ग्लूकोस में आपको पता है कि थर्ड कार्बन पर जो OH होता है वो लेफ्ट डायरेक्शन में लिखते हैं, और गैलेक्टोज में थर्ड और फोर्थ पर जो है वो उनको अपवर्ड दिखाते हैं। तो ये स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं। स्टीरियो आइसोमर्स की डेफिनेशन आपको आती है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला अब सेम होती है, स्ट्रक्चर फार्मूला अब सेम होती है, सिर्फ फ़र्क इसमें होता है कि स्पेस में उनकी ओरिएंटेशन जो होती है वो अलग अलग होती है, यानी कि उनकी ज्योमेट्री अलग होती है। और उसके बाद है 6 किस्म लाइगेसिस। These enzymes catalyze condensation reaction between two substrates using energy derived from phosphate link like adenosine triphosphate, जिसे हम कहते हैं ATP, joint to molecules with covalent bond। दो मॉलिक्यूल को आपस में ज्वाइन करना है तो उसके लिए आपको एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, और वो एनर्जी हम हासिल करते हैं फ्रॉम दिस फास्फेट सबस्टेंस दैट इज कॉल्ड एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो ये एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट जिसकी आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं कि उसमें एक बेस होता है राइबोज, एक तरफ फास्फेट होता है और दूसरी तरफ बेस होते हैं। ये क्वाइंट्स ऑफ एनर्जी कहलाते हैं। ये ATP वगैरह आपको पता है कि बायोलॉजी में हम रिएक्शन कराते हैं तो ये एनर्जी काउंट की जाती है ATP में। तो ये ATP फ्यूल है, एनर्जी है। तो ये ATP से एनर्जी मिलेगी और ये दो मॉलिक्यूल को आपस में कंबाइन करेगा तो ये बन जाएगा ऑक्जेलो एसीटेट, और ये कन्वर्ट हो जाएगा एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट में। पहले था ट्राइफॉस्फेट, अब ATP में हो गया, उसने वो इजाफी एनर्जी इसको दे दी। और फास्फेट के बॉन्ड होता है वहाँ पर ये एनर्जी मौजूद होती है। इसी तरीके से ये कंपाउंड है एसिटाइल कोएंजाइम A। अब हम इस पर कार्बन डाइऑक्साइड के एडिशन करा रहे हैं, ATP हम यूज़ करेंगे तो ये बन जाता है मेलोनाइन कोएंजाइम A। तो इस एंजाइम का नाम है एसिटाइल कोएंजाइम A कार्बोऑक्सिलेज। तो ये कार्बोऑक्सिलेज का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड उसमें ऐड हो गया, कार्बोऑक्सिल ग्रुप उसमें ऐड हो गया, तो ये कंपाउंड बन गया। इनकी अगर हम फार्मूला बनाएंगे तो स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ईजिली बात समझ में आ जाती है। तो ये 6 टाइप्स हैं ऑफ दी एंजाइम। तो उनकी डेफिनेशन याद करें, जो हमारे टेक्स्ट बुक में कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं उनको आप देख लें। तो ये हो गई एंजाइम की टाइप्स। अब है प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एंजाइम। हम सिर्फ अब वही पढ़ रहे हैं जो हमारे टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं। एंजाइम्स इन वाटर सॉल्यूशन केप्ट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम लूज देयर एक्टिविटी। एंजाइम बिकम इनएक्टिव बाय एनी ट्रीटमेंट दैट कोगुलेट द प्रोटीन मटेरियल। तो उस वक्त ये एंजाइम इनएक्टिव हो जाते हैं। अगर पानी में ज़्यादा देर तक एंजाइम पड़ी रहे तो उनकी एक्टिविटी कैटालाइटिक एक्टिविटी ख़त्म हो जाती है, या अगर हम उसको हीट करें और वो कोगुलेट हो जाए। हमें पता है कि कुछ प्रोटीन जो होते हैं वो कोगुलेट हो जाते हैं, तो ये कोगुलेशन जब हो जाएगी साल्ट मटेरियल में कन्वर्ट हो जाएंगे तब भी उनकी एक्टिविटी जो होती है कैटालाइटिक एक्टिविटी ख़त्म हो जाएगी। और एक्सेसिव हीट, अल्कोहल, साल्ट्स ऑफ हेवी मेटल्स एंड कंसनट्रेट सॉल्यूशन ऑफ इनऑर्गेनिक एसिड जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, विल स्टॉप द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। All these treatment which affect the protein structure would also destroy the enzymatic activity। अल्कोहल की मौजूदगी में भी कैटालाइटिक एक्टिविटी ख़त्म हो जाती है, डिम हो जाती है। याद होगा आपको फर्मेंटेशन जब हमने पढ़ा था तो फर्मेंटेशन के दौरान हमने अल्कोहल बनाया था और कहा था कि जब अल्कोहल काफ़ी बन जाता है तो फिर वो
फर्मेंटेशन का अमल रुक जाता है, क्योंकि वहाँ पर वो एंजाइम जो थे वो अपनी अल्कोहल की वजह से अपनी एक्टिविटी ख़त्म कर देते हैं। हीट का असर होता है, साल्ट्स ऑफ हेवी मेटल वो भी इनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड या भी इनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। मतलब है जितने भी प्रोटीन पर जो उनको डिस्ट्रॉय करने वाले जितने भी रिएक्शन हैं वो उनकी कैटालाइटिक एक्टिविटी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और हम पहले ही बात कर चुके हैं कि एंजाइम का एक एक्टिव साइट होता है, एक्टिव सेंटर होता है। जब वो सबस्ट्रेट और वो एक्टिव साइट सेंटर आपस में कंबाइन होते हैं तो वो रिएक्शन अमल में आता है, अदरवाइज वो कैटालाइटिक एक्टिविटी नहीं होती है। और इसलिए वो एक्टिव साइट और सबस्ट्रेट का आपस में मिलना बहुत ज़रूरी है। तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी remains with the active center in protein molecule of the enzyme. These active center combine with the substrate and start reaction that is catalyzed by the enzyme. Similarly, this active center, if combined with some other substrate which is not the real substrate, could destroy the activity temporarily or permanently. मिसाल के तौर पर सक्रेज है, वो सक्रोज को ही जो है वो हाइड्रोलाइज करेगी। अगर मिसाल के तौर पर हम सक्रेज को किसी और सबस्ट्रेट जैसे यूरिया वगैरह के साथ अमल कराएंगे तो वो एंजाइम की एक्टिविटी टेम्पररी या परमानेंटली डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो हर सबस्ट्रेट के लिए अलग एंजाइम होता है, उसके पास अलग जो एक्टिव सेंटर होता है, तो उस हिसाब से वो काम करेगा। So every substance has its own enzyme to catalyze its chain. Therefore, enzymes are supposed to be specific for particular substance. तो इसमें बहुत बड़ी स्पेसिफिसिटी है क्योंकि हर सबस्ट्रेट के लिए अलग एंजाइम काम करता है। फॉर एग्जांपल लाइपेज विल हाइड्रोलाइज लिपिड एंड हैज नो इफेक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन, पर इनका कोई अमल नहीं होगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइमेटिक एक्टिविटी, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट है, कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम, टेम्परेचर है, पीएच है और एक्टिवेटर्स है। ये सारे फैक्टर हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी पर अपना फंक्शन दिखाते हैं। इनहिबिटर हैं जो उनकी एक्टिविटी को रोकते हैं, इन जो एक्टिवेटर हैं एक्टिविटी को इंक्रीज कराते हैं। जैसे कोफैक्टर था वो एक्टिवेटर ही कहलाते हैं। टेम्परेचर किस पर एंजाइम काम करता है? तकरीबन 37 to 50। एवरी एंजाइम हैज ऑप्टिमम टेम्परेचर एट व्हिच दीज शो मैक्सिमम एक्टिविटी एंड मोस्ट ऑफ द एंजाइम प्रेजेंट बॉडी शो देयर ऑप्टिमम maximum activity between 37 to 50. Beyond this temperature, enzyme lose their activity permanently. However, at lower temperature, enzyme does lose its activity and will resume its activity when its temperature is again raised. फ्रिज वगैरह में कोई चीज़ हम रखते हैं तो वो सही सलामत होती है क्योंकि वहाँ पर एंजाइमेटिक एक्शन ख़त्म हो जाता है टेम्पररी तौर पर, लेकिन फिर फेवरेबल कंडीशन आती है तो एंजाइम दोबारा काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन हाई टेम्परेचर पर वो अपनी एक्टिविटी हमेशा के लिए ख़त्म कर देते हैं। जैसे मिल्क वगैरह को बॉयल करके रखते हैं तो उनमें जो एंजाइमेटिक, अगर कोई एंजाइम से जो मिल्क को ख़राब करें, कर्ड में कन्वर्ट करें, वो ख़त्म हो जाती है। और पीएच खास इम्पॉर्टेंट है। The pH, the hydrogen ion concentration also influence the rate of catalytic activity and therefore every enzyme has its own optimum pH at which these show maximum activity. ये पॉइंट आप याद करने हैं क्योंकि MCQ आ चुका है। Optimum pH for pepsin is 1.6 while trypsin show optimum activity at pH 8.2, यानी कि अल्कलाइन मीडियम में इंटेस्टाइन में ये काम करता है। which are provided to the enzyme in stomach and in the intestine. स्टमक में एसिडिक मीडियम होता है और इंटेस्टाइन में बेसिक या अल्कलाइन मीडियम होता है। ये दोनों पॉइंट याद कर लें, ये क्वेश्चन पूछा गया है। और उसके अलावा अदर फैक्टर्स जैसे मैंने बताया कि अगर कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट की ज़्यादा है, एंजाइम कम है, तो तब वो एक्टिविटी नहीं होगी। इनहिबिटर्स आर मॉलिक्यूल्स दैट डिक्रीज एंजाइम एक्टिविटी। एक्टिवेटर्स आर द molecules that increase the activity. Many drugs and poisons are enzyme inhibitors. कुछ दवाएं वगैरह पे इनकी एक्टिविटी को रोक लेते हैं।